अभी मैं आपको बाउंड्री कंडीशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बाउंड्री कंडीशन है क्या, उसको आप जान लो कि इफ़ द फील्ड एग्जिस्ट इन ए रीजन which is consisting of two different media, then the condition that the electrical field satisfy at the interface which separate the media is known as boundary conditions. तो यहाँ पे पहले आप होमोजीनियस मीडियम के बारे में आपने पढ़ा था, जहाँ पे सिर्फ एक ही मीडियम था। लेकिन अब क्या है, एक ऐसा रीज़न है जिसमें दो डिफरेंट मीडिया है और एक बाउंड्री है जो दोनों मीडिया को क्या करता है, वो सेपरेट करता है ना। तो हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंडीशन उस बाउंड्री पे निकालना है। सपोज करो कि आप इंडिया में पूरे जगह घूम सकते हो, लेकिन पाकिस्तान के दूसरे देश जाने के लिए आपको क्या करेगा, वीज़ा चाहिए, है ना। कंडीशन है कि आपको वीज़ा लोगे तभी आप दूसरे देश में जा सकते हो। क्लियर ना। तो एक बाउंड्री लाइन है जो क्या करता है, आपके देश को दूसरे देश से क्या करता है, वो सेपरेट करता है। तो उस बाउंड्री पे हमें क्या करना है, उसका कंडीशंस निकालना है कि क्या कंडीशंस होगा उस इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो कि क्या करता है, दोनों मीडिया को सेपरेट करता है। तो क्या क्या हो सकता है दो मीडियम में, या तो आप डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, या डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर हो सकता है, या कंडक्टर एंड फ्री स्पेस होता है। तो तीन कंडीशन है। तो इस तीनों केस में एक बाउंड्री है जो सेपरेट करता है। तो पहला क्या है, एक बाउंड्री जो है डाइलेक्ट्रिक को डाइलेक्ट्रिक से सेपरेट करेगा, दूसरा हमें डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर को सेपरेट करेगा, तीसरा क्या है कि एक जो बाउंड्री है वो कंडक्टर को फ्री स्पेस से सेपरेट करेगा। तो इसी तीन कंडीशंस के लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस निकालना है। दूसरी बात, इसका कंडीशंस फाइंड करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन का यूज़ करेंगे जो है कि मैक्सवेल इक्वेशन। तो पहला आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज 0 एंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। हमें ये दोनों का यूज़ करना होगा बाउंड्री कंडीशंस को फाइंड करने के लिए। और एक चीज़ और करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का दो कंपोनेंट लेंगे, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट, एक नॉर्मल कंपोनेंट। उसी तरह फ्लक्स डेंसिटी का दो कंपोनेंट लेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। पहला केसेस का डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक का। तो मान लो केसेस फर्स्ट के लिए तो ये मान लो ये क्या है, आपका बाउंड्री है ना। इसमें जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड ये दे दिया आपका E1, ओके, और इस रीजन में इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या दे दिया है, E2, ε1 और ये ε2। ये हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम 1, ये आपका मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। और ये क्या आपका बाउंड्री है जो कि इस मीडियम को इस मीडियम से सेपरेट करता है। क्लियर ना। तो पहला हमें मैक्सवेल यूज करना है ये इक्वेशंस को। कैसे यूज करेंगे हम, तो इस बाउंड्री पे क्लोज पाथ लेंगे, छोटा सा पाथ लेंगे, है ना। तो ये मैंने पाथ ले लिया। क्लियर। इसका जो है दो कंपोनेंट ले लेंगे हम, एक टेंजेंशियल और एक नॉर्मल। ये जो कंपोनेंट हो जाएगा इसका E1T, और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा हो गया E1N। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड E1 क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इन मीडियम 1, E2 क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इन मीडियम 2। उसी तरह E1T क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड E1, ओके, एंड E1 क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E1 इन मीडियम 1। सिमिलरली इसको मैं ये इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E2, और ये क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E2। क्लियर। तो मैंने दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड का टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट लिख दिया। अब ये क्लोज्ड पाथ है, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। ये मान लो ABCDEF, ठीक है। तो इस क्लोज्ड पाथ पे हमें करना क्या है,
इसको अप्लाई करना है ना, क्लोज पाथ मतलब ए से चल के फिर हमें कहाँ पहुंचना है, ए पे पहुंचना है। तो कैसे लिखेंगे, यूजिंग ई डॉट डी एल इक्वल टू 0 है ना। तो अब करेंगे क्या, एफ से कहाँ, जैसे ए से बी पे गए तो इसको क्या लिखेंगे आप, ए से बी ई डॉट डी एल प्लस बी से सी पे आएंगे, बी से सी पे ई डॉट डी एल, फिर सी से डी पे आएंगे, सी से डी पे तो ई डॉट डी एल प्लस डी से ई पे जाएंगे, डी से ई पे ई डॉट डी एल प्लस ई से एफ पे जाएंगे, ई से एफ पे ई डॉट डी एल प्लस एफ से ए पे जाएंगे, एफ से ए पे ई डॉट डी एल, ये सारा मिले क्या हो जाएगा 0 है ना। तो इसको मैं ओके अब ये बताओ हमें ए से कहाँ जाना है, बी पे जाना है। तो ये जो है इसमें दो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल फील्ड का। तो अब जानते हो क्या हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और इसका लेंथ आपने मान लिया डेल्टा डब्ल्यू है। ये जो लेंथ है डेल्टा डब्ल्यू है, और ये जो हाइट है इसको मान लिया डेल्टा एच। तो ये क्या हो जाएगा, बी से सी इक्वल टू जो हो जाएगा, ये वाला लेंथ जो हो जाएगा डेल्टा एच बाई 2, और ये भी क्या हो जाएगा डेल्टा एच बाई 2। तो ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, जिसका लेंथ ये जो ए बी लेंथ है वो क्या हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू के बराबर, और बी डी लेंथ जो है डेल्टा एच के बराबर। ओके तो अब ये बताओ इलेक्ट्रिकल फील्ड का दो कंपोनेंट है, टेंजेंशियल और नॉर्मल। तो ये जो है इस रास्ते में क्या हो गया कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट और डेल्टा डब्ल्यू दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, दोनों को आप उससे मल्टीप्लाई कर देते हो। लेकिन जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है सो नॉर्मल कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर है और लेंथ ये है, तो ये 90 डिग्री बन गया डेल्टा एल और E1N का, तो क्या होगा डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ए से बी में जो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, हम ई डॉट डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1T डेल्टा डब्ल्यू। क्लियर नाउ प्लस अब करना है ए से बी पे गए और फिर ये बी से सी पे जाना है, बी से हमें सी पे जाना है। तो ये जो है आपका जो मूवमेंट है ये नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर है, तो इस नीचे की ओर कौन सा इलेक्ट्रिकल फील्ड लेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट। तो ये जो सेम डायरेक्शन में कौन होगा इसका, E1 का नॉर्मल कंपोनेंट। क्लियर, लेकिन जो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस केस में जो ई डॉट डी एल होगा वो सिर्फ किसके कारण होगा, वो नॉर्मल कंपोनेंट के कारण, और दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि E1 ऊपर की ओर है और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या नीचे की ओर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, माइनस E1N डेल्टा एच बाई 2। क्लियर, अब हमें सी से डी पे जाना है, तो सी से डी पे जाए तो आप इस मीडियम में आ गए, तो इस मीडियम में आप नीचे की ओर जा रहे हो, तो ये किसके पैरेलल है, आपका E2N के पैरेलल है, और डिस्प्लेसमेंट भी वो उसी के नीचे में है, उसी के डायरेक्शन में है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, प्लस इसमें जो है E2N ऊपर की ओर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री, फिर ये माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, माइनस E2N डेल्टा एच बाई 2 प्लस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना। अब हमें करना क्या है, जैसे सी से डी पहुंच गए, अब करना क्या, डी से ई पहुंचना है। तो डी से ई पहुंचना है, आप ऐसे जा रहे हो और ये कौन सी मीडियम है, मीडियम 2 में हो, तो ये जो है आप E2 का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और आपका मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री है, फिर ये माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, माइनस E2T, अभी टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना, इंटू डेल्टा डब्ल्यू प्लस, अब ई से क्या करना है, एफ जाना है, ऊपर की ओर जाना है, और ये मीडियम 2 में है, तो ये कौन से डायरेक्शन में है, ये E2N में है। तो क्या लिखेंगे आप, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, E2N
डेल्टा एच बाई टू प्लस, अब एफ से ए पे जाना है, एफ से ए पे जाना है, तो एफ से मतलब इस मीडियम में आ गए, और ये किसके डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ E1, तो क्या हो जाएगा ये E1 एन डेल्टा एच बाई टू इक्वल टू कितना हो गया 0। क्लियर। तो अब क्या देख रहे हो कि ये कंपोनेंट, इसको पूरा लिख लो, E1t डेल्टा W माइनस E1n डेल्टा h बाई टू माइनस E2n डेल्टा h बाई टू माइनस E2n डेल्टा W प्लस E2n डेल्टा h बाई टू प्लस E1n डेल्टा h बाई टू इक्वल टू 0। तो ये जो है ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, क्या बचा, जो E1t है डेल्टा W इज इक्वल माइनस E2n डेल्टा W इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये E1t डेल्टा W इज इक्वल टू E2n डेल्टा W, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा ये E1t इज इक्वल टू ये क्या लिखा मैंने, तो यहाँ पे मैंने ये गलत कर दी, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये वाला पार्ट है ना, 1 2 3 4, ये डी से ई जा रहे हैं, तो इसमें जो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या किसके डायरेक्शन में है, E2t के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, है ना। तो क्या हो गया E1t इज इक्वल टू E2t, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इन मीडियम 1 है और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इन मीडियम 2 दोनों क्या होगा, वो सेम होगा। मतलब क्या हो जाएगा कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड कंटिन्यूअस होगा, मतलब दोनों सेम होगा। क्लियर। अब जानते क्या हो कि जो डी और ई में क्या रिलेशन है, डी और ई में क्या रिलेशन, डी इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन E1 होता है ये रिलेशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इसको आप क्या लिखेंगे D1t बाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू D2t बाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम 2। तो आप ये क्या देख रहे हो, इसमें D1t और D2t दोनों सेम नहीं हो, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या समझे कि इस केसेस के लिए टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड कंटिन्यूअस होगा, लेकिन टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब वो डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर। तो आपने क्या सीखा ये हो गया कंटिन्यूअस, ओके, और ये क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो पहला केसेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी मीडियम के लिए इसको मैं मिटा दूं, तो अपने क्या सीखा अभी कि जो E1t इज इक्वल टू
E2t and d1t by एप्सिलॉन 1 इक्वल टू d2t by एप्सिलॉन 2। एक कंडीशन इसका ये आ गया, ठीक है। अब यूज करेंगे हम गॉस लॉ को, क्लियर। गॉस लॉ को यूज करेंगे, इसको मैं मिटाऊं। तो गॉस लॉ का यूज करें, फिर से आप क्या करेंगे, इंटरफेस बनाएंगे, है ना। ये आपका E1 और ये क्या था, E2। इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट E1t। तो जैसे इस केस के लिए हम करेंगे क्या, फ्लक्स डेंसिटी का यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे D1, ये क्या हो जाएगा D1t, और ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट D1n। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा D2, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका D2t, और ये नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा D1n। क्लियर। अब इसमें हम करेंगे कि क्या, एक बॉक्स बनाएंगे, है ना, सिलेंड्रिकल सपोज करो। क्लियर। अब इसके रीजन क्या है, ये सपोज करो डेल्टा, ये इसका एरिया क्या है डेल्टा एस, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा डेल्टा एस, है ना। और मान लो इसमें क्या है, इस बॉक्स के अंदर चार्ज है, क्या है ये, इसके अंदर चार्ज है। तो आप गॉस लॉ कैसे यूज करोगे, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। ये क्या कहता है गॉस लॉ, कि Q enclosed is equal to closed surface integral of flux density, ये होता है। तो यहाँ पे 3 सरफेस है सपोज करो, है ना, और ये जो लेंथ है ये डेल्टा एच मान लिया, है ना। यहाँ से इसका जो हाइट है, मतलब ये सिलेंड्रिकल है, और ये इसका एक बाउंड्री है, इसका बाउंड्री है, उसके ऊपर आधा पार्ट है, इसके नीचे आधा पार्ट है, ठीक है, क्लियर। और इसके अंदर क्या है, चार्ज रखा हुआ है, क्लियर। तो अब जानते हो सरफेस चार्ज क्या होता है, ये Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एस डेल्टा एस। अब पढ़े होगे, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो इस केसेस में अब यहां पे जो है, ये जो एरिया वेक्टर होगा, इसको आप कैसे लिखोगे, S1 ds 1 प्लस ds2 ds2 लिख लिया मैंने, S2 ds3 S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज्ड, है ना। तो अब मान लो कि इस जो सरफेस एरिया का जो ये क्या है, सरफेस एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, वेक्टर से। इसका जो नॉर्मल वेक्टर वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, किसके डायरेक्शन में, जिसमें नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ d1 का जो डायरेक्शन है। तो नॉर्मल, तो इस डायरेक्शन में कौन सा फ्लक्स डेंसिटी है, d1n है, और एरिया का भी डायरेक्शन इसी एरिया में है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, आप पहला के लिए d1n डेल्टा s, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि d1t और डेल्टा एस के बीच का एंगल कितना डिग्री है, तो डेल्टा एस का एरिया तो ऊपर की ओर है, और डेल्टा 1t का जो है नीचे की, मतलब ये इसके एलॉन्ग है, मतलब परपेंडिकुलर है दोनों का। एरिया एस का डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी दोनों एक दूसरे पे क्या परपेंडिकुलर है, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, क्लियर। इसलिए इस केसेस के लिए क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन d1n डेल्टा s, ओके, प्लस अब इस कर्व्ड सरफेस पे, इस कर्व्ड सरफेस पे सपोज करो
ये आपका बाउंड्री था और ये कर्व सरफेस ऐसे है, और ये जो D1T है, तो D1T और कर्व सरफेस ये एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये कर्व सरफेस है ना, तो कर्व सरफेस का जो एरिया होगा वो इस तरह दिखा रहा है, और D1T और D1N ये दूसरे क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों कंपोनेंट के कारण जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर? ये 0 आ जाएगा प्लस। अब तीसरा नीचे वाला एरिया, तो इसमें ये कौन सी मीडियम है, इसमें फ्लक्स डेंसिटी D1N है, तो जो D1N है वो ऊपर की ओर है और जो एरिया वेक्टर होगा वो नीचे की ओर होगा। तो इस केसेस के लिए जो फ्लक्स डेंसिटी है ये D2N और डेल्टा एस का जो डायरेक्शन होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस D2N डेल्टा एस इज इक्वल टू Q इनक्लोज। तो Q इनक्लोज कितना आ जाएगा, रो एस डेल्टा एस। तो D1N डेल्टा एस माइनस D2N डेल्टा एस इज इक्वल टू रो एस डेल्टा एस। ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो D1N माइनस D2N इज इक्वल टू क्या हो गया, ये रो एस हो गया। ठीक है, तो रो एस क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द बाउंड्री। क्लियर? तो अगर मान लो इफ रो एस इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, D1N माइनस D2N इज इक्वल टू 0, मतलब D1N इज इक्वल टू D2N। तो इंटरफेस जो है क्या है, वो चार्ज फ्री रीजन है, तो फॉर चार्ज फ्री रीजन्स के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर चार्ज फ्री इंटरफेस, है ना, इंटरफेस नॉर्मल कंपोनेंट of flux density is continuous। क्लियर? तो अब बताओ इसका रिलेशंस क्या होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के कंपैरिजन में। तो आप D1N को क्या लिखेंगे, आप एप्सिलॉन 1 E1N इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2N। ओके, तो इससे क्या होगा, E1N जो नॉर्मल कंपोनेंट है, ये आप ऐसे लिख सकते हो, E1N बाई E2N इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है दोनों मीडियम का क्या डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फॉर सरफेस फ्री चार्ज रीजन के लिए। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट of electric field become discontinuous for charge free region। क्लियर? तो ये दो कंडीशंस आ गया जो हमने पढ़ा बाउंड्री टू बाउंड्री का, है ना। तो समरी मैं लिख देता हूं, समरी क्या हो जाएगा, समरी में क्या हो गया कि जो E1T इज इक्वल टू E2T और D1T बाई एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू D2T बाई एप्सिलॉन 2। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, D1N इज इक्वल टू D2N एंड एप्सिलॉन 1 E1N इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2N। ये किसके लिए, फॉर रो एस इज इक्वल टू 0 के लिए, नहीं अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज दोनों डिसकंटिन्यूअस है, D1N माइनस D2N इज इक्वल टू रो एस। ओके, तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हमने ये बाउंड्री कंडीशंस निकाला फॉर डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक। अब मैं बताने जा रहा हूँ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? आशा करती है आपको समझ में आया होगा, है ना। इसको अब मिटाएं।
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? जैसे आपने लाइट में पढ़ा होगा ना रिफ्रैक्शन के बारे में, क्या होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट क्या होता है, वो डेविएट हो जाता है पहले वाले पाथ से। तो मान लो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो फिर से वही करेंगे आप। जैसे ये क्या आपका मीडियम था, ये इसका नॉर्मल कम, ये क्या है, ये बाउंड्री पे क्या है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल टू बाउंड्री। ओके, तो ये क्या है, आप मान लो ये E1 है, ओके, और ये इसका जो कौन सा कंपोनेंट है, ये E1T टेंजेंशियल कंपोनेंट, और ये जो है E1T ये हो जाएगा E1N। क्लियर? जो कि θ1 एंगल बना रहा है नॉर्मल से। क्लियर? सिमिलरली ये आपका E2 है और ये θ2 एंगल बना रहा है, और ये इसका कौन सा कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट। ओके, और ये जो कंपोनेंट है क्या है, ये नॉर्मल कंपोनेंट है। इसको इस तरह जो है θ1 ना, ये हो गया E1T, ये E2, ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट, और ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। क्लियर? एक मिनट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका बाउंड्री था, ये नॉर्मल कंपोनेंट, ये E1 जो कि θ1 एंगल बना रहा है नॉर्मल टू बाउंड्री से, और ये E2 है जो नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, θ2। ओके, अब इसका जो कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट हो जाएगा E2T, और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या होगा, E2N। सिमिलरली इसका जो है ये E1T, और ये क्या हो जाएगा, E1 नॉर्मल। क्लियर? तो आपने क्या पढ़ा, वी नो दैट बाउंड्री कंडीशन है ना, बाउंड्री कंडीशन फॉर डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक है ना, डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक। क्या था कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, मतलब जो E1T है, E1T इज इक्वल टू E2T, ये कंटिन्यूस होता था टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो अब ये बताओ कि E1T का वैल्यू क्या होगा E1 के रिस्पेक्ट में। तो ये जो बना रहा है cos थीटा, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो ये जो कंपोनेंट है साइन थीटा, इसको कैसे लिखोगे आप, E1 साइन थीटा 1 है ना। ये इससे ये आपका E1 है और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो हो जाएगा cos थीटा, और ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो E1 साइन थीटा 1, E2T क्या हो जाएगा, इसमें भी वही होगा, ये वाला पार्ट नॉर्मल कंपोनेंट तो cos थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा, तो ये E2 साइन थीटा
तो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। क्लियर। सिमिलरली अभी D1 क्या होगा, D1 जब भी होगा तो E1 से बड़ा होगा, क्योंकि D1 क्या होता है, D1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन E1 होता है ना। इसका भी लेंथ होगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट जो हो गया ये हो गया D1। क्लियर। इसका जो दो कंपोनेंट होगा, ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो D1T और ये क्या हो जाएगा D1N। क्लियर। सिमिलरली ये जो आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा D2, इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा D2T और ये वाला कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा D1N। तो फिर आपने क्या पढ़ा था, फॉर चार्ज फ्री रीजन के लिए, फॉर चार्ज फ्री सरफेस, फॉर चार्ज फ्री सरफेस क्या था, जो D1N था इज इक्वल टू क्या था, वो D2N है ना। तो अब बताओ D1N जो नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, चूंकि ये थीटा 2 एंगल बना रहा है तो D2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या होगा D1 इज इक्वल टू D1 cos थीटा 1, यही है ना जो नॉर्मल कंपोनेंट है। ये जो लेंथ है ये लेंथ बराबर हो गया, तो इसको आप इस पर रखोगे तो क्या आ जाएगा इसका कॉस कंपोनेंट। तो D1 cos थीटा इज इक्वल टू, सिमिलरली इस रीजन के लिए D2 cos थीटा। अब D1 को लिख सकते हो क्या, एप्सिलॉन 1 E1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 E2 cos थीटा 2। क्लियर। इसको मैंने सेकेंड मान लिया। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड करेंगे तो क्या होगा, ये E1 sin थीटा 1 बाय एप्सिलॉन 1 E1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू E2 sin थीटा 2 बाय एप्सिलॉन 2 E2 cos थीटा 2। तो ये तो कट गया, तो क्या बचेगा, ये tan थीटा 1 बाय एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2 बाय एप्सिलॉन 2। तो क्या आ गया, tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2। ये आ गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सरफेस चार्ज फ्री रीजन, फॉर चार्ज फ्री सरफेस। क्लियर। तो ये था आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बताने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक, कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक। क्लियर। जो दूसरा है कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक, इसको मैं मिटाऊं। कंडक्टर एंड बाउंड्री कंडीशंस फॉर बाउंड्री कंडीशन फॉर कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। सपोज करो ये आपका बाउंड्री है ना, और ये आपका कंडक्टर है। क्लियर। ये आपका डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एप्सिलॉन। ओके। और कंडक्टर है, तब जानते हो कंडक्टर के इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, वो जीरो होता है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, ये जीरो होता है। क्लियर। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो रीजन करेगा किस में एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है ना। तो ये आपका ई है, तो इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा E1T और इसका नॉर्मल कंपोनेंट E1N। ठीक है। तो हम मैक्सवेल इक्वेशन यूज करते हैं, है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्लोज्ड पाथ लेंगे, ABCDEF, ये है ना। क्लियर। ये आपका कंडक्टर है, एक मीडियम कंडक्टर। ये आपका बाउंड्री है। ओके। और ये क्या आपका डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक है जिसका परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन है ना।
तो हमें क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस निकालना है इसके लिए। तो यू अप्लाई ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एल ए से चले ए पे चले तो क्या होगा, हमें ए से बी पे जाना है, ए से बी पे ई डॉट डी एल प्लस बी से सी पे जाना है, फिर लिखेंगे ई डॉट डी एल प्लस सी से डी पे ई डॉट डी एल प्लस डी से ई पे जाना है, ई डॉट डी एल प्लस ई से एफ जाना है, ई डॉट डी एल प्लस एफ से ए पे जाना है, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब कैसे अप्लाई करेंगे, तो हमें करना क्या होता है, ई डॉट डी एल, दो वेक्टर है, एक ई है और एक डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच का एंगल देखना है। तब ए से बी पे जाना है, तो ये किसके पैरेलल है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड के। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो इसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। लेकिन जो नॉर्मल कंपोनेंट है और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट हो गया वो 0। तो अलोंग ए बी के लिए क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एल क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, E1 T के बराबर हो जाएगा, E1 T। और लेंथ कितना है इसका, डेल्टा W। ये जो लेंथ मैंने मान लिया है ये क्या है, डेल्टा W, और ये जो लेंथ है डेल्टा H, ये हाफ हो जाएगा। तो ए से बी हो गया। अब ई डॉट डी एल बी से सी, बी से सी, ये ऐसे नीचे की ओर मूव कर रहा है। तो नीचे की ओर जो मूव कर रहा है कौन सा डायरेक्शन में है, नॉर्मल कंपोनेंट। और चूंकि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड आप ऊपर की ओर है, ओके, और आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री हो गया, तो जो डॉट प्रोडक्ट हो गया क्या हो गया, माइनस ऑफ दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर ना? तो आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे चूंकि E1 T लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ET लिखने की जरूरत है ना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रिकल फील्ड है यहाँ पे, E नॉर्मल है ना। तो ये लिख लिया मैंने, E डेल्टा ET है ना, ये क्या हो जाएगा, EN डेल्टा H/2, ये वाला पार्ट हो गया। अब D से C जाना है, B से C गए, अब C से D पे जाना है। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिकल फील्ड तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 0 हो जाएगा। ओके, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, 0 इंटू डेल्टा H/2 प्लस। अब D से E पे जाना है, आप अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, तो क्या लिखोगे, 0 इंटू डेल्टा W प्लस, फिर E से F जाना है, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, तो 0 इंटू डेल्टा H/2 प्लस। अब F से A पे जाना है, इसमें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और किस डायरेक्शन में है, वो नॉर्मल कंपोनेंट है, तो EN डेल्टा H/2 इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये जो कंपोनेंट है, अब इसको कैसे लिखेंगे, ET डेल्टा W माइनस EN डेल्टा H/2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस EN डेल्टा H/2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, ETW इज इक्वल टू 0, मतलब ET इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो बाउंड्री कंडीशन फॉर कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या निकला, कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो 0 है। इसका मतलब सिर्फ क्या हो गया, नॉर्मल कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करेगा इसमें। क्लियर? और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ET को DT बाई एप्सिलॉन, है ना, इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो DT भी क्या हो गया, इसका 0 हो गया। तो जो कंडीशंस निकला, ET इज इक्वल टू 0 एंड DT इज इक्वल टू 0। ओके, पहला कंडीशन ये निकल गया। अब दूसरा कंडीशन क्या करते हैं, यूजिंग गॉस लॉ, है ना, यूज गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ क्या होगा, फिर से वही करेंगे। एक आपने क्या किया, बाउंड्री लिया। अब यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी क्या है, D है, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट DT और नॉर्मल कंपोनेंट
डी एन। क्लियर? यहाँ पे क्या करेंगे, एक रीजन बॉक्स लेंगे, और इंटरफेस से मान लिया क्या, इस पे चार्ज डेंसिटी क्या है, रो एस है। ये आपका इसका एरिया क्या, डेल्टा एस, इसका एरिया क्या हो गया, डेल्टा एस है। तो ये जो है डेल्टा एस का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में है, वो डीएन के डायरेक्शन में है। क्लियर? और ये इसका जो डायरेक्शन है ये भी डीएन के डायरेक्शन में है। तो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो ऊपर वाला पार्ट है, तो उसमें एरिया का डायरेक्शन और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है। लेकिन नीचे वाले के लिए जो है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एरिया, मतलब एरिया का जो डायरेक्शन, और फ्लक्स डेंसिटी, सॉरी फ्लक्स डेंसिटी इस मीडियम में तो है ही नहीं, तो क्या हो गया, वो जीरो हो जाएगा फ्लक्स डेंसिटी। तो यहां पे अप्लाई क्या करेंगे, क्या होगा, ये d डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, है ना। तो ये इसको लिख सकते हो आप डी एस वन प्लस डी एस टू डी एस, इसको डी एस ही रहते एस टू प्लस डी डॉट डी एस इज इक्वल एस थ्री इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, है ना। इसको मैं मिटाऊं, ओके। तो इस एरिया के लिए फर्स्ट एरिया, इसमें क्या हो जाएगा, डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी एन, और इसका जो एरिया का वैल्यू कितना है, डेल्टा एस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट चूंकि दोनों डायरेक्शन में है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इस एरिया को अपना डेल्टा एस मान लिया है। डी टू एस के कर्व सरफेस एरिया वो क्या हो गया, जीरो आ जाएगा। क्यों? कि जो सरफेस एरिया है, जैसे ये आपका कर्व सरफेस ये है ना, तो ये डायरेक्शन, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो कर्व सरफेस के कारण क्या होगा, एरिया तो जीरो हो जाएगा, सॉरी ये डी डॉट डी एस क्या हो जाएगा, वो जीरो होगा, है ना। तो अब इसके लिए ये जीरो प्लस इसमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी इस रीजन के लिए क्या है, जीरो है, जीरो इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, रो एस डेल्टा एस। तो क्या आ जाएगा, ये डी एन इज इक्वल डी एन डेल्टा एस इज इक्वल टू रो एस डेल्टा एस, मतलब डी एन इज इक्वल टू रो एस, ओके। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ जो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा। लेकिन अगर मान लो लेट रो एस इज इक्वल टू जीरो, मतलब चार्ज फ्री इंटरफेस, चार्ज फ्री इंटरफेस के लिए क्या होगा, डी एन इज इक्वल टू जीरो, और इसको आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन वन डी एन इज इक्वल टू जीरो, या एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर डी एन इज इक्वल टू जीरो। ये दो कंडीशंस आए। तो समरी क्या सीखा आपने, समरी आपने क्या सीखा, कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक के लिए समरी क्या हो जाएगा, जो ई टी इज इक्वल टू जीरो, डी टी इक्वल टू जीरो, क्लियर, और डी एन इज इक्वल टू ये जो होगा ई एन होगा ना, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर ई एन इज इक्वल टू जीरो। ये आपका कंडीशंस आ गया, बाउंड्री कंडीशंस फॉर कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक के लिए। तीसरा कंडीशन है हमारा कंडक्टर एंड फ्री स्पेस। तो वो उसी का कंडीशन है कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक का। बस करना क्या है कि जो एप्सिलॉन आर है वो क्या हो जाएगा, फ्री स्पेस के लिए 1 हो जाएगा, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए बाउंड्री कंडीशंस फॉर ये क्या बोलते हैं आपका फ्री सरफेस और कंडक्टर के लिए निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारा बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन फॉर कंडक्टर एंड
फ्री स्पेस। क्लियर? इसके लिए क्या होगा, जैसे आपका ये बाउंड्री है ना, ये आपका एप्सिलॉन नॉट, अब चूंकि फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन आर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, जो परमिटिविटी वो किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो ये इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है, ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट। इसमें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, 0 है, क्योंकि ये क्या है आपका कंडक्टर और ये क्या है आपका फ्री स्पेस। सिमिलरली जो है तो इसमें भी वही करेंगे, तो बस कर लेंगे, कंडीशंस यही रहेगा, सिर्फ एप्सिलॉन आर की जगह 1 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि कंडक्टर और फ्री स्पेस के लिए कंडीशंस क्या है, कंडीशन क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा ET इज इक्वल टू 0, DT इज इक्वल टू 0, और ये जो DN है इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0, EN इज इक्वल टू 0। ये इसका कंडीशंस आ गया कंडक्टर एंड फ्री स्पेस के लिए। क्लियर? इसमें तो इसमें भी अब भाई क्लोज्ड पाथ लेते हैं और फिर उसमें E.dl यूज करते हैं, फिर यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बॉक्स रहता है जिसमें आप चार्ज रहता है ना, तो ये कंडीशंस बस इसी का स्पेशल केस है, बस करेंगे क्या, एप्सिलॉन आर की जगह हम 1 पुट कर देंगे। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा बाउंड्री कंडीशंस। थैंक यू।